Good morning, students. Today we are moving on new chapter, that is terms, concepts and their use in sociology. So in this chapter we learn about the terminologies and types of sociology, concepts of sociology, and how we are using those concepts and terms in the sociology. So first is the introduction. We saw that the central task of sociology is to explore the interplay of society and the individual. सो सोशोलॉजी किस में डील करती है? सोसाइटी एंड इंडिविजुअल में. ठीक है, इंटरप्ले मीन्स उन दोनों में ही ये अपना एक्शन करती है. ठीक है, तो सोशोलॉजी जो सोसाइटी के साथ में इंटरैक्ट करता है वो क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द सोशोलॉजी. We also saw that individuals do not float freely in society but are part of collective bodies like the family, tribe, caste, class, clan, nation. तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो अकेला नहीं होता है. इंडिविजुअल कभी भी अलोन नहीं होता है बिकॉज वो किसी ना किसी सोसाइटी, किसी न किसी फैमिली, ट्राइब, कास्ट, क्लैन, क्लास, नेशन का मेंबर होता है. ठीक है, आपकी और मेरी बात भी करें, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी रह रहे हैं तो भी वी आर मेंबर ऑफ एनी ऑफ द फैमिली. ये चीज हम डिनाई नहीं कर सकते. एंड सो एज हम किसी ना किसी नेशन में रह रहे हैं, सो दैट मीन्स वी आर लिविंग somebody with somebody. It seems obvious that a discipline must develop a terminology. So हम किसी ना किसी वे में रह रहे हैं. ठीक है, अगर हम इंडियन सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम इंडियन सोसाइटी के हर एक नॉर्म्स, कस्टम्स, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशन सबको फॉलो करते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, डिनाई नहीं करते हैं. जो भी हमारा रिलीजन है हम उस चीज को फॉलो करते हैं. तो जो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या है? टर्मिनोलॉजीज हैं सोशियोलॉजी की. वी आर ऑल्सो वेल we are also well acquainted with the social institutions that surround us that we cannot see them clearly and precisely. So हम किसी ना किसी सोशल इंस्टीट्यूशन में तो रह रहे हैं, जैसे कि हम किसी ना किसी इस वक्त कॉलोनी में, सोसाइटी में, किसी अपार्टमेंट में आप रहते हैं, तो वो क्या है? एक तरह का आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आप जब भी घर में आते जाते हैं तो डेफिनेटली किसी ना किसी से इंटरेक्ट करते ही हैं. तो जहाँ इंटरेक्शन हो गई वहाँ हो गया हमारा सब कुछ सोशल. ठीक है, सो जो हमारी कास्ट है, जो भी हमारी कम्युनिटी है, जो भी हमारा फैमिली का सरनेम है, चाहे हम किसी ट्राइब से हैं, क्लैन से हैं, क्लास से हैं, तो वो कभी भी हमें दिखती नहीं है. ठीक है, अभी फॉर से कोई पर्सन चलता हुआ आ रहा है तो क्या उसकी साइड पे उसकी कास्ट लिखी आती है? नहीं आती है. तो हम उसको कैसे जज करते हैं? उसके सरनेम से. This would be conflating or equating sociological knowledge with common sense नॉलेज और नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन. तो हम सोशोलॉजी को दो तरह से आगे से एक्सप्लेन करते हैं, आगे से इक्वेट करते हैं, दैट इज कॉमन सेंस नॉलेज और नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन. तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, सोशोलॉजिकल नॉलेज एंड नेचुरलिस्टिक नॉलेज पे. ठीक है, सो गो थ्रू दैट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट. एज आई हैव ऑलरेडी डन इट, आई विल गिव यू द ब्रीफ दैट कॉमन सेंस नॉलेज वो चीज़ जो हमारी पुरानी चलती हुई आ रही है, जो हमें सिखाया गया है. नेचुरलिस्टिक वे वो होता है कि जो हम सिचुएशन देखकर इमीडिएट कुछ भी बोल देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग. ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल की थी पॉवर्टी के ऊपर कि जो सोशोलॉजिकल व्यू है वो पॉवर्टी को एक तरह का सोशल क्या बोलेंगे, इवल बोलते हैं. ठीक है, एंड नेचुरलिस्टिक ये बोलते हैं कि अगर कोई पुअर है, कोई पॉवर्टी के अंडर है, वो उसकी गलती है या वो काम नहीं करना चाहता या काम नहीं कर पा रहा है. ठीक है, we saw how certain material and intellectual developments shape the sociological perspective as well as its corner. So जो हमारी सोशोलॉजी है दैट इज कीप ऑन डेवलपिंग. सो वो हम जो शेप कर रहे हैं, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है इंटरकास्ट मैरिजेस. ठीक है, तो पहले अगर हम देखते हैं 20-30 ईयर्स अगो इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती थी. अगर होती भी थी तो उसे एक गलत वे में देखा जाता था. तो आज अगर देखें तो काफी लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो लोग इतना उस चीज को गलत नहीं लेते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारी सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो चेंज हो रहे हैं. Many of the concepts reflect the concern of social thinkers to understand and map the social changes that the shift from pre-modern to modern entailed. ठीक है, तो हमें मॉडर्न के बारे में तो पता है क्योंकि हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं.
that we are living. बट जो हमें प्री मॉडर्न सोसाइटी है वो हमें कहाँ से पता चलता है, सोशल थिंकर्स से पता चलता है. सोशल थिंकर्स जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, दरखम हो गए. तो ये लोगों ने क्या किया है, अपने टाइम पे उस टाइम की जो सोसाइटी है उसको स्टडी किया है, एंड फिर उस पर जो भी प्रॉब्लम, जो भी मेजरमेंट्स इन्होंने ड्रॉ किए हैं वो हमें राइट अप में दिए, ताकि हम एक कंपैरिजन कर सके प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न सोसाइटी का. अब जो मॉडर्न सोसाइटी है वो भी दो तरह की है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, एक है स्मॉलर स्केल एंड अनदर इज लार्जर स्केल. तो स्मॉलर स्केल कौन सी होती है, विच इज सिंपल स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल सोसाइटीज, एंड यहाँ पर क्या होती है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है. जो लार्ज सोसाइटीज होती हैं, जहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे लोग रह रहे होते हैं, उसको वहाँ पर होती है फॉर्मल इंटरेक्शन. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया. ठीक है, रूरल एरिया में आप जाइए तो आपको वहाँ कोई भी, आप किसी से भी कुछ भी पूछेंगे, डेफिनेटली दे विल इंस्ट्रक्ट यू, दे विल हेल्प यू. ठीक है, आप अपने बारे में अपने बारे में किसी से शेयर भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम भी शेयर करेंगे, चाहे वो अननोन भी क्यों ना हो, तो वो भी कोई ना कोई आपको सोल्यूशन देंगे. अगर यही आप किसी अर्बन एरिया में जाते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मली लोग आपको रिप्लाई ही नहीं देते हैं. यहाँ पर क्या होती है, अर्बन एरियाज में क्या होती है, फॉर्मल इंटरेक्शन. अब इसकी दूसरी अच्छी एग्जाम्पल है, आपको घर और स्कूल की आप एग्जाम्पल लीजिए अपने. आप घर में जिस तरह से रहते हो वो क्या है, एक तरह से स्मॉल स्केल इंटरेक्शन. ठीक है, आप वहाँ अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, अपने रिलेटिव से फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं. बट अगर ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर आप स्कूल की बात करते हैं, तो अगर आप टीचर से बात भी करते हैं तो वो क्या है, एक तरह से फॉर्मल इंटरेक्शन. They therefore distinguished प्राइमरी फ्रॉम ग्रुप्स. तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमारे सोसाइटी में किस तरह के ग्रुप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, कम्युनिटी फ्रॉम सोसाइटी और एसोसिएशन. अदर concepts like stratification reflect the concern that sociologists had understanding the structure inequalities between groups and societies. ठीक है, तो अगर जितने ग्रुप्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उतनी ही इनइक्वालिटीज होंगी. हर एक ग्रुप अपने ग्रुप को ये कहेगा कि मैं सुपीरियर हूँ, या मैं जिस पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी में हूँ वो मेरी ज्यादा अच्छी है. दूसरे को हमेशा हम नीचा ही दिखाते हैं, डिनायल ही दिखाते हैं. एंड स्ट्रैटिफिकेशन ग्रुप वो होते हैं जिन्हें हमने बेसिक एक ग्रुप से डिवाइड किया होता है. ठीक है, जिनकी हमने पार्टीशन की होती है, जिनको हम नॉर्मली इंक्लूड नहीं करते हैं. Concepts arise in society just as there are different kinds of individual and groups in a society. So there are different kinds of concepts and ideas. So जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशंस होंगी. ठीक है, एंड जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उतने ही उनके कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ होंगे. अब यहाँ हम देखते हैं हिंदुज़म एंड सिखिज़म की कंपैरिजन करते हैं. तो हिंदुज़म में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उनके कस्टम्स एंड नॉर्म्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो सिखिज़म से टोटली ऑपोजिट या डिफरेंट है. तो जितने ग्रुप्स होंगे, अगर हम हिंदुज़म में ही देखते हैं तो हमारे पास वर्णा सिस्टम है. वी आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्णास, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास. तो इनके अपने ही कंसेप्ट्स और आइडियाज है. तो हिंदुज़म खुद एक इतना बड़ा पार्ट होकर भी डिवाइडेड है और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो वो 4 पार्ट्स के भी अपने अलग अलग कंसेप्ट्स एंड आइडियाज है. सो इट्स ऑल एंड ऑल डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द ग्रुप, what idea and concept they are having. So this is, I have already told you, Karl Marx classify classes and conflicts were key concept of understanding the sociology. Social solidity and collective conscience were key term for Durkheim. So यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि we are having these two sociologists जिनका नाम है कार्ल मार्क्स एंड दर्कहेम. सो इन दोनों का अपना ही वे है सोसाइटी को स्टडी करने का. जो कार्ल मार्क्स है वो कोई भी प्रॉब्लम को बोल देंगे कन्फ्लिक्ट है, एंड जो दर्कहेम है वो हर एक प्रॉब्लम या हर एक स्टडी को कहेंगे हार्मोनिज्म और फंक्शनल रिलेशनशिप. So it all and all dependent on the person who is studying the sociology or the society or the problem. They found it useful to compare society to an organism where different parts have function to play the maintenance of the whole. Others, in particular the conflict theorists influenced by the Marxians, saw society as essential
conflict written. So मार्क्सम क्या कहते हैं कि जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है ये कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है. सो जो दरखेम है वो सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसे हार्मनी के साथ में या एक फंक्शनल रिलेशनशिप के साथ में सॉल्व करने की बात करते हैं. Concepts such as status and role begin with the individual. So हर एक पर्सन का आपका मेरा एक अपना स्टेटस है, अपना एक रोल है. So अगर हम अगेन वही स्कूल और घर की एग्जांपल लेते हैं तो घर पर यू आर अ सन, ठीक है. अगर आपकी घर पे आप एक सन हो, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो आप ग्रैंड सन भी हो. वही अगर आप स्कूल में आते हो तो आप स्टूडेंट हो. सो हर जगह आप एक डिफरेंट रोल प्ले करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ अलग, अपने सिबलिंग्स के साथ अलग. सो वो क्या है आपका रोल एंड स्टेटस. स्टेटस यू नो वेरी वेल कि लाइक you are a student, so this is a status. I am a teacher, that is my status. Concepts such as social control or stratification begin from a larger context within the individuals are already placed. So this is all saying about हम stratification कब करते हैं कि जब हमारे like we are already having a thinking about certain things. तो सोशल कंट्रोल और स्ट्रैटिफिकेशन तब होती है जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, या जब हमें उस करंट प्रॉब्लम में डाला जाता है. आप कोई भी प्रॉब्लम आप बात कर लीजिए, आपके कुछ गुम हो गया है तो आप उस चीज में जिस तरह से सोचोगे, जिस तरह से एक्ट करोगे, वो क्या होगा आपका सोशल कंट्रोल. और जब आपको ऑफेंडर मिल जाएगा, जो भी आप उसके साथ ट्रीट करोगे, वो क्या हो जाएगी आपकी स्ट्रैटिफिकेशन. In sociology, we both use and also constantly interrogate or question the concept and the categories. तो sociology का जो, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपने सोशियोलॉजी को लर्न करना है तो आपके लिए सोशियोलॉजी क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है. अभी क्वेश्चन मार्क कैसे, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमने देखा है पहले कि जो इकोनॉमिक्स है हमें एक डेटा देती है, बट सोशियोलॉजी हमें डेटा तो नहीं देती, बट उस डेटा पे क्वेश्चन रेज करने का एक हमें चॉइस दे देती है कि हम उस डेटा पे जो क्वेश्चन रेज करते हैं, हम जो देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम क्यों हुई, तो वो क्या है, सोशियोलॉजी है. सोशियोलॉजी हमें इंटेरोगेट करवाती है. अगर हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया तो सोशियोलॉजी ही बताती है कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्यों हुई है, इसका क्या रीजन हो सकता है. एंड मेजरमेंट्स नहीं सोशियोलॉजी देता, बट डेफिनेटली ये हमें मेजरमेंट की तरफ एक वे आउट जरूर देता है. Now from here we are starting our chapter. It is the important thing. Do understand it carefully. It is very easy. You just have to listen me. You need not any book to have in your hands. To you just open the video, play it, and keep your mobile or laptop aside and just listen to me. Now the second point we are on, that is social groups and society. तो sociology में कौन से social groups हैं और societies हैं. A defining feature of human life is that human interact, communicate and construct social collectivities. So अगर आपको मैं बोलूँ चुप करके बैठ जाओ, आपने किसी से बात नहीं करनी, एक कमरे में बंद रहो, तो आप नहीं कर पाओगे. ये हमारे फीचर्स नहीं है, ये हमारे ह्यूमंस के ट्रेट्स नहीं है. तो अगर हम ह्यूमन हैं, चाहे एनिमल्स भी हैं, तो इंटरेक्ट तो वो भी करते हैं. तो ह्यूमन क्या इंटरेक्ट भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स और दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी सुनते हैं, एंड एक कंस्ट्रक्ट करते हैं. जब हम किसी को सोल्यूशन देते हैं किसी की प्रॉब्लम का, या हम अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, एक एक्सप्रेशन जेस्चर या शो करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्ट हो गया, जो कि हम सोशल कलेक्टिविटीज में ही कर सकते हैं. The first that in every society, whether ancient or feudal or modern, Asian or European or African, human group and collectivities exist. ठीक है, हर एक ग्रुप में collectivities रहती ही है. The second that the type of groups and collectivities are different in different groups. तो ये तो हम कर ही चुके हैं. हर एक ग्रुप का एक अपना collective nature होगा, एक अपने rules, regulation, rituals, customs, tradition होगा. Any gathering of people doesn't necessarily constitute a social group. So अब हमने ये बोला कि कोई भी ग्रुप है तो वो एक सोशल ग्रुप है. नो, सोशल ग्रुप का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है. अब सोशियोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स में हम रिसर्च करते हैं, तो वो जो रिसर्च करते हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, तो अगर कोई सोशल ग्रुप आपने कहीं देखा है, वो किसी ना किसी कारण है, वहां पर कहीं पर भी कुछ लोग खड़े हैं, तो दैट डजंट मीन कि हम उसे एक सोशल ग्रुप बोल दें.
लेट्स से आप स्कूल से घर जा रहे हो एंड आपने रोड पे एक गैदरिंग देखी, वहां पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तो जो झगड़ा कर रहे हैं उनमें भी एक रिलेशन है, बिकॉज दे आर कन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर, उनका कोई डिस्प्यूट हुआ है, वो तो डिस्प्यूट रिलेशन में चला गया। बट जो लोग आसपास खड़े होकर देख रहे हैं, वो सिर्फ एक गैदरिंग ही है। उस गैदरिंग को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक सोशल ग्रुप नहीं बोल सकते हैं। सो सोशल ग्रुप वो होता है जो सोशली एक दूसरे से रिलेटेड हो, जो एक रिलेशन में हो। ठीक है, सो ये देखिए आप, देयर इज अ एग्जाम वेरी गुड एग्जाम्पल कि एक बाइक पे पर्सन है एंड इसके आसपास लोग खड़े हैं। तो हम इसको एक सोशल गैदरिंग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ना तो ये कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना कोई बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ यही। So these two are the interacting people and other are just watching them. So this thing we will not consider as a social group or social gathering. And so as here, few people are sitting outside the shops and they are just sitting in a row. I don't know, I guess whether it is a market or a temple. According to me, it is a temple. It is just a guess here. And they are just sitting here. They're just a gathering of people and it is not considered to be the social group. So we are moving on the another page. So I icons of social gathering and social crowd. So these two people were these two pictures were considered as the social crowd. So now we are moving on another page, that is page number 27. A Kasi group is an aggregate or combination which lacks structure or organization, and and whose members may be unaware is less aware of the existence of groups. Social classes, social groups, age and gender, crowd can be seen as of the example of quasi group. So quasi group का example मैंने already समझा दिया है, that it is an aggregate of combination. Aggregate or combination. Aggregate means collection. So it can be collection, it can be combination of anything. It can be any accident or a dispute or a fight going on the road or any of the place, and whose members may be unaware, or people are not generally aware that what is the thing happening. They just stop there to know about the current situation. Social classes, status group, age, gender, crowd can be seen as an example of quasi group. So कुछ भी कोई भी social class का वो person हो सकता है. He might be from, he or she might be from any age group, any gender, and these kind of groups are called as the quasi groups. So let's move on to the another thing. That is, a social group can be said to have at least the following characteristics. तो social group को हम और भी क्या क्या कह सकते हैं, क्या characteristics हैं इनकी. Student, this is an important thing. You can have a question, you may have a question from this thing, and it can be a direct question from here. So a social group can be said to have at least the following. So it can be, what are the characteristics of a social group? The persistent interaction to provide continuity, a stable pattern of these interaction, a sense of belonging to identify with other members, that is, each individual is conscious of the group itself and its own. So the characteristics of the social group is, first is persistence interaction to provide continuity. So persistence means something firm, something strong, a thing which is going on always. Persistence interaction you are having with your family, with your friends, in your school, in your society, a thing which you are having daily. So a social group should be a persistence in interaction. For example, you go to a bus stand or a railway station or a metro. There you met ample of people, but you are not keep on meeting them daily. So that is not a social group. So for a social group, it should be persistence interaction. It should be persistent or firm in nature. Second is a stable pattern of these interaction. So these interactions should be in a stable pattern. So let's say if you are going to bus stand, or either not bus stand, let's take an example of your sibling. Let's say you are a brother. You are always to be a brother of your sister. You can't be swiping the relationship. You can't be sister tomorrow and again brother on the day after tomorrow. Fine. So it should be stable. If you are playing the role of a boy, of a son, then you have to be a son. If you're going to school, you have to play a role of a student. You can't be a teacher there. So whatever interaction you are having, it should be stable in the pattern of nature.
Third is a sense of belonging to identity with other members. Simply, this means that you should respect each and everything which is coming in your way. You have to respect each and every individual. Whether he or she is younger or elder than you doesn't matter, but you have to follow that all the rules and regulations which are going in your institution, in your school, in your home, in your society, in your own cultural group. So you have to follow whatever things are coming. So fourth is shared interest. Shared interest means interest which is similar with ample of people. Let's say in your class, whatever interest you are having, there might be ample of students who would be having same interest. For example, you love painting, so it is not like that you are the only one in the class who like painting. There are ample more students who would like painting. So those people who are falling with you with your interest, they are sharing your interest. This is shared interest. Fifth is acceptance of common norms and values. This is same as the third one, that you have to accept each and every norm and value which are being asked you to be followed. Okay? There is nothing changed. Like if you are a Hindu, you have to be under those Hindu mythologies, Hindu terminologies. You have to follow because you are born into it and it is your duty, it is mandatory for you to do that. A definable structure. So definable structure, that in which social group you are defining that particular structure. If you are from Christianity, so whatever the ritual you are being whatever the rituals are being followed by you are defining who you are. Fine. And moving on, something else, that is social structure. Here refers to the pattern of regular and repetitive interaction between individual or groups. So social structure or social groups are those which are having regular, daily and repetitive interaction. So social structures वो होते हैं जिनमें regular यानी कि रोज के रोज या day after, मतलब कि हम मिलते रहते हैं उनसे, ठीक है, एंड बार बार मिलते हैं वो ग्रुप या वो इंडिविजुअल्स है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड सोशल स्ट्रक्चर. A social group thus refers to a collection of continuous interaction, persons who share common interests, culture, values, and norms within a given society. So, this means that social group is just not a gathering. ठीक है, जो ऊपर आपको मैंने pictures दिखाई हैं, that is just a gathering, that is not a social group. So social group वो होते हैं जहाँ पर हमारे interests common होते हैं, हमारा culture भी common हो सकता है. That is not a matter कि culture ना, मतलब जहाँ हमारा कल्चर कॉमन नहीं होता वो सोशल ग्रुप नहीं होता. बट जैसे कि स्कूल की बात करते हैं, वी आर हैविंग एम्पल ऑफ कल्चर्स देयर, एम्पल ऑफ टीचर्स देयर, स्टूडेंट्स हो एज द स्टूडेंट्स, सो वी आर नॉट फ्रॉम अ सिंगल कल्चर. सो culture is like a dicey thing. You should write it because it's written in your book, but this is not a specified thing that if your culture is same with another person, then only you are falling into the social group. So again is the value. So as the values, everybody is having the same values, but values यहाँ पर इस तरह हो जाते हैं like respecting others, not biting others, ठीक है, या biting मतलब not something, biting means किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, insult नहीं करनी है, norms follow करने हैं. So this is all about the social groups. Now, the most important part of the chapter and the most easy part. If you'll understand me, if you'll understand whatever is written there, you just have to listen to me. Fine. If you'll understand this, the whole chapter is clear to you. Types of groups. ठीक है, यहाँ पे 4-5 types हम करेंगे, not 4-5, it's more than 5. यहाँ पे types हम करने वाले हैं groups की. Social groups किस तरह के होते हैं, कितनी types होती हैं और उनमें वो क्या करते हैं. Types of groups. In most cases, they are contrast the manner in which people form groups in traditional and small scale. So it can be, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जहाँ सबसे ज़्यादा interaction होती है वो कौन से होते हैं, traditional and small scale. In these traditional and small scale groups, we are having a lot of interaction, as people do not feel that kind of thing. They are open to everyone, then they help everyone there. And in the modern and large scale societies, people least bother about others. They do not pay attention to anyone. Either a person is asking for a genuine help, they do not help. As mentioned earlier, they were struck by difference between close, immediate face-to-face interaction. So वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई भी उनका कनेक्शन नहीं होता है, वहाँ पे इंट्रैक्शन नहीं होती है, वो डिटैच्ड डिस्टेंस इंट्रैक्शन फील करते हैं अपने आप में. नॉट दे डू नॉट फील, दे जनरली डू दैट.
However, a complete contrast is probably not a accurate description of reality. ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि रूरल एरियाज में इंटरेक्शन ज़्यादा होती है एंड अर्बन में नहीं होती बिकॉज वो डिस्टेंट ग्रुप होते हैं, डिस्टेंट इंटरेक्शन होती है उनके बीच में, बट इट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, कई this is depend on person to person, so it is all about the type of a person which has been approached. So this is not true. Now we are moving on the main thing, that is primary and secondary groups. So students, keep this thing in your mind. It is very easy. You need not to worry about that. You just have to learn the names of all the groups. So primary and secondary, this is the base of the types of the group. The member of primary group have a sense of belonging. तो जैसे कि हमने पहले किया small scale, तो वहाँ पर क्या है, belonging की feeling है. लोग खुद जाकर हेल्प करते हैं. अगर आप किसी रूरल एरिया में या किसी स्मॉल स्केल सोसाइटी में चले जाते हैं तो वहाँ लोग आपको डिनाई नहीं करेंगे. दे डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑफ एनी ऑफ योर प्रॉब्लम. फाइन. सो अब इस तरह के हमें बिलोंगिंग ग्रुप्स कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले तो हो गया आपकी फैमिली. ठीक है, कोई भी विलेज हो गया, एंड कई विलेजेस में नहीं भी करते हैं, डजंट मीन कि हर एक विलेज में होता है. योर फ्रेंड्स, sometimes your friends do not, so it is all upon the person to person, but you have to write each and everything which has been written in your book. So small scale groups are like the primary groups. Secondary groups are larger in the size, maintain formal and impersonal relationship. तो secondary groups में क्या होता है, formal relationship होता है and impersonal होता है. So primary की सबसे बड़ी example है आपके friends, आपके घर. वही स्कूल और घर की एग्जाम्पल ही है यहाँ पर भी. प्राइमरी मीन्स आपका घर, आपके रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, योर सोसाइटी मेंबर्स भी नहीं कभी कभी करते. इट्स ओके, बट यू कैन राइट देम. फाइन. एंड द सेकेंडरी ग्रुप इज द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग, योर स्कूल, योर ऑफिस और एनी अदर थिंग. आप क्लब जाते हैं, वहां पर जो लोग मिलते हैं आपको, तो वो हम उनको प्राइमरी में नहीं रखेंगे, हम उन्हें सेकेंडरी में ही रखेंगे, बिकॉज हम उनसे जाके अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करते. अगर हम स्कूल की भी बात करते हैं, यू नेवर शेयर पर्सनल प्रॉब्लम विद द टीचर्स. फाइन. सो दिस इज द सेकेंडरी ग्रुप. Whereas the secondary group are goal oriented. तो secondary groups में एक अच्छी बात है, that is वो होते हैं goal oriented. उनको सिर्फ अपने goal से मतलब होता है. तो secondary groups कौन से होते हैं? School, college, office, hospital, student association, etc. are the example of secondary group. यहाँ पे बहुत अच्छे example है. आप हॉस्पिटल जाते हो अपने ट्रीटमेंट के लिए या किसी और के ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ आपका गोल क्या होता है या हॉस्पिटल का गोल क्या होता है? टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेज जाते हो अपनी कंप्लेन या अपना कोई काम लेकर, तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम क्या होता है, उनका गोल क्या होता है? दैट to rectify or solve whatever the problem and whatever the thing you are demanding to be. So as the student association. So this is the example of secondary group. Keep in your mind about these two things, as I'll keep on giving you examples in other groups about these two. Fine. This is how it goes. Now we learn about the community and society or association. ठीक है, community, society और association. So आप ये पेपर में मेंशन नहीं करेंगे, आप कहीं पर भी ये लिखेंगे नहीं, सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सेकेंड के लिए सोचिए. कम्युनिटी को आप प्राइमरी ग्रुप मानिए एंड सोसाइटी और एसोसिएशन को सेकेंडरी ग्रुप मानिए, बट ये स्टूडेंट्स कहीं लिखना नहीं है. ठीक है, अब आप सोच के चलिए कि कम्युनिटी होगी हमारी प्राइमरी माने स्मॉलर स्केल ग्रुप सोसाइटीज जहाँ इंटरेक्शन होती है फेस टू फेस. सोसाइटी और एसोसिएशन हो गई हमारी लार्जर ग्रुप जहाँ इंटरेक्शन कम होती है, जहाँ लोग इम्पर्सनल ज्यादा होते हैं. ठीक है, सो द टर्म कम्युनिटी रेफर्स टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स दैट आर हाईली पर्सनल, इंटीमेट एंड एंड्योरिंग. ठीक है, तो वही बात हो गई. कम्युनिटी में कौन से होते हैं? वो उस तरह के रिलेशन जो कि पर्सनल होते हैं. दोज वेयर अ पर्सन्स इन्वॉल्वमेंट इज कंसिडरेबल इफ नॉट टोटल, एज इन द फैमिली विद रियल फ्रेंड्स और ए क्लोज knitted group. So community is your family, your real friends. Friends तो हमारे बहुत होते हैं, but real friends वो होते हैं जिनके साथ हम अपनी problems and secrets को share करते हैं. So now coming on, society or association refers to everything opposite to community. In particular, the apparently impersonal, superficial, and transitory relationship of modern urban life. So as I've told you, like कि हमने community को सोचना है primary group and society और association को सोचना है secondary group. तो वही बात same ही लिखनी है कि जो हमारी society और association होती है यहाँ पर interaction कम होती है and they are impersonal in nature. They do not bother about anybody.
फाइन. नाउ वी मूविंग ऑन अनदर थर्ड ग्रुप दैट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. तो आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, इन ग्रुप मीन्स जो ग्रुप के अंदर है, आउट ग्रुप मीन्स जो आपके ग्रुप के बाहर है. सो इसकी अच्छी एग्जांपल है आपके फ्रेंड्स, तो लाइक यू आर 4-5 फ्रेंड्स या इधर 2-3 फ्रेंड्स. फाइन. तो लाइक जो तो आपके ग्रुप में है वो हो गया इन ग्रुप, जो आपके ग्रुप के बाहर है वो हो गया आउट ग्रुप. ठीक है. कोई नया पर्सन आपके ग्रुप में इंडल्ज होता है तो वो भी इन ग्रुप ही रहने वाला, वो हम उसे आउट ग्रुप नहीं कंसिडर करेंगे. चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्कूल मे बी फॉर्म एन इन ग्रुप एज अगेंस्ट दोज हु डू नॉट बिलोंग टू द स्कूल. ठीक है. जैसे कि हम सीएफसी पब्लिक स्कूल से हैं तो हमारे सीएफसी पब्लिक स्कूल के जो ग्रुप होगा, स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, तो हम उसको सीएफसीएंस कहेंगे या सीएफसी पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स कहेंगे. तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इन ग्रुप हो जाएगा. An out group, or the other hand, is one to which the members are and in group do not belong. तो दूसरा क्या हो गया, वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग जो कि इन ग्रुप के मेंबर नहीं है. इन ग्रुप मीन्स आई एन ग्रुप. ठीक है. सो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन बताई गई है कि बड़ी ही लोगों ने एक मेस सा क्रिएट कर दिया इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप को लेकर. वेल नोन sociologist M.N. Srinivasan observed while he was carrying a census in Rampura in 1948 how distinction were made between recent and later migrants. He writes. तो ठीक है, रामपुरा में M.N. Srinivasan ने अपनी रिसर्च की थी 1948 में. दिस इज अ वेरी फेमस रिसर्च जहां उन्होंने एक बहुत अच्छा हमें डायलेक्ट दिया था, नरेशन दिया था माइग्रेंट्स के बारे में, कि जो पुराने माइग्रेंट्स हैं या जो नए माइग्रेंट्स हैं हम उन्हें किस कैटेगरी में रखें. आई हर्ड विलेजेस use two expressions which I came to realize were significant. The recent migrants were almost contemporaries, described as nanne munne, just a second, banda barta tu. This means came yesterday or the day before. ठीक है. दो जो नए माइग्रेंट्स आए होते हैं रामपुरा में उन्हें कहा जाता है नन्हे मुन्ने बंदा बता तू. दैट मीन्स कि तुम तो अभी अभी आए हो. वाइल ओल्ड माइग्रेंट्स वो डिस्क्राइब्ड एज अर्शेंद्र बंदावरू केम अलोंग अगो. ठीक है. सो दो माइग्रेंट्स इन्होंने बताए हैं. वन इज came yesterday or day before, that is contemptuous. The contemptuous migrants are described as the नन्हे मुन्ने बंदावरू, यानी कि जो नए नए आए हैं. The another one, the old migrants are called as the अर्शेंद्र बंदावरू. ठीक है. that means came long ago. और खादीम कुलागलू. So this is a research which is done by M.N. Srinivasan in Rampura in 1948. Now we are moving on another group that is called reference group. ठीक है. अभी हम सबके मन में किसी ना किसी को देखकर मन होता है कि मैं ये बन जाऊं. लाइक हम डॉक्टर की बात करते हैं, कुछ लोग मॉडल्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट को फॉलो करते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं. तो क्या करते हैं, उनकी पिक्चर लगा लेते हैं अपने रूम में और उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को जब फॉलो करते हैं, ग्रुप ऐसे बन जाते हैं क्योंकि अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, कोई एक डॉक्टर तो है नहीं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. वो सारे डॉक्टर्स को क्या बोलेंगे, रेफरेंस ग्रुप. ठीक है. जिसको भी आप फॉलो करना चाहते हो, और वो लोग जो ये चीज अचीव कर चुके हैं, रेफरेंस ग्रुप्स. So moving on the another one. Information about culture, lifestyle, aspiration and गोल अटेनमेंट्स. तो जो हमारे रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी कल्चर के बारे में, लाइफ स्टाइल, एस्पिरेशन जो हम सोचते हैं बनने का, एंड हमें एक गोल दे देते हैं जो हमें अचीव करने पे हेल्प करते हैं. नाउ अनदर इज पीयर ग्रुप्स. पीयर ग्रुप इज वेरी इजी. पीयर ग्रुप एजमेट्स को बोलते हैं. जैसे कि आप सभी क्लास में जो बच्चे इकट्ठे हैं तो वो क्या है, एक पीयर ग्रुप है. दिस काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ प्राइमरी ग्रुप यूजुअली फॉर्म बिटवीन इंडिविजुअल हु ईदर ऑफ स्मॉल एज एंड और दोज आर इन कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप्स. ठीक है. सो चाहे आप ग्रुप बना लो पीयर ग्रुप, या वो लोग जो इकट्ठे एक ही प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं पीयर ग्रुप. So the most important
thing, that is social stratification. So first you learn the meaning of stratification. Stratification का meaning होता है कि हम जब किसी चीज को divide कर देते हैं, division कर देते हैं या partition कर देते हैं किसी चीज को, उसको बोलते हैं stratification. फाइन. सो स्ट्रैटिफिकेशन हम टू बेसिस पे करते हैं. फर्स्ट इज अपर एंड सेकेंड इज लोअर. सो अपर लोअर यू नो वेरी वेल कि जो स्टेटस पा उनके पास जो अवेलेबिलिटीज होती है रिसोर्सेज की उस पे होता है. लोअर जिनके पास कुछ भी नहीं होता उनको लोअर स्टेटस मिल जाता है, उनकी लोअर स्ट्रैटिफिकेशन हो जाती है. The social stratification refers to existence of cultural inequality between groups in societies in terms of their access to material or symbolic rewards. फाइन. सो स्ट्रैटिफिकेशन एक सोसाइटी में हम इनइक्वालिटी कर देते हैं ग्रुप्स के बिटवीन में. इनइक्वालिटी मीन्स हम ये देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है. फाइन. जो स्ट्रॉन्ग होता है हम उसे बना देते हैं दैट इज अपर क्लास, एंड जो वीक होता है हम उसे कर देते हैं लोअर क्लास. Often social stratification is compared to the geological layering of rock in earth surface. तो normally हम social stratification को किस तरह लेते हैं, जैसे कि earth में layering हो रखी है. Fine. So society can be seen as consisting of strata. ठीक है. strata in hereditary, not strata in hierarchy, which is more favored at the top and the less privileged near the bottom. According to name, stratification, so strata in the hierarchy is the top level people and less privileged are at the bottom. वही upper lower की बात हो गई. जो तो upper है वो है strata एंड जो लोअर कास्ट है वो बॉटम पे है. इन पे फिर इनइक्वालिटीज भी बहुत होती हैं पावर एंड एडवांटेजेस को लेकर. ठीक है. एंड देन अपॉर्चुनिटीज में भी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि जो तो अवेलेबल उन सब चीज़ों को अवेल कर सकता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट पर्सन कैन ईजिली गेन गुड हेल्थ, लॉन्गेविटी, सिक्योरिटी, एजुकेशनल सक्सेस, फुलफिलमेंट इन वर्क एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिस्टमैटिक वेज. तो उस पर्सन के पास में जो तो अपर क्लास में बिलोंग कर रहा है उसके पास हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी, उसके पास हेल्थ भी अच्छी होगी, लॉन्गेविटी भी होगी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, उसका काम भी अच्छा रहेगा एंड उसके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहेगा. ठीक है. सो हिस्टोरिकली वी हैव डिवाइडेड पीपल अकॉर्डिंग टू slavery you know very well. Another is caste, I'll explain you after this. Then is state and class. ठीक है. ये सब हम भी डिस्कस करने वाले हैं. So moving on the another thing, caste. ठीक है. कास्ट के बारे में सबको ही पता है. कास्ट इन अ कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम एंड इंडिविजुअल्स पोजीशन टोटली डिपेंड ऑन द स्टेटस एट्रीब्यूटेड एस्क्राइब्ड बाय बोथ. तो कास्ट जो होती है वो एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी होती है. क्या होती है? एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी होती है. एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी मीन्स वो आइडेंटिटी जो हमें बर्थ के टाइम या बर्थ से पहले ही मिल जाती है. ठीक है. जो हमें पूरी लाइफ अपनी रखनी होती है. ठीक है. बॉयज में जो कास्ट होती है वो हमेशा सेम रहती है, गर्ल्स में चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ मैरिज. In traditional India, different castes formed a hierarchy of social positions. Each position in caste structure was defined in the term of purity and pollution relative to others. So casteism में दो चीजें मानी जाती हैं. First is purity and second is pollution. So pure वो लोग हैं जो कि upper caste हैं and जो pollution है वो lower caste को बोला जाता है. ठीक है. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन अ थिंग विच इज कॉल्ड. ठीक है. ये सोशल हायरार्की है इंडियन सोसाइटी की. ठीक है. हम इसे एज अ ट्राइंगल ही बनाकर चलते हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस थिंग अगर कास्ट का आपको क्वेश्चन आ रहा है. तो जो अपर मोस्ट कास्ट है दैट इज ब्राह्मण, सेकेंड इज क्षत्रियस, थर्ड इज वैश्यस एंड फोर्थ इज शूद्रास. ठीक है. एंड फिफ्थ को हम कंसिडर ही नहीं करते हमारी हायरार्की में क्योंकि उनको हम बोलते हैं अनटचेबल, हरिजन. Fine. Good morning, students. Another is jati. So caste में we are going to study two things. First is varna and second is jati. So varna I have explained you, that is Brahmin, Kshatriya, Vaishyas and Shudras. You need not the explanation of these things. You just have to learn the names. Another thing is called jati. तो जाति और कास्ट को कभी भी मिक्स नहीं करना है क्योंकि कास्ट की आगे ये सब डिवीजन है जाति.
ठीक है। तो वर्ना सिस्टम में वी आर हैविंग ओनली 4 डिविजन्स, ठीक है। सो वर्ना में 4 चीजें ही होती हैं, बट जाति में थाउजेंड, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड चीजें होती हैं, सब डिविजन्स होती हैं। क्योंकि अगर हम अपनी कास्ट की बात करते हैं, लाइक आई एम वट एवर कास्ट आई एम बिलोंगिंग टू, तो मेरी उस कास्ट की आगे बहुत ज्यादा सब डिविजन्स होंगी, कभी कभी तो सब डिविजन्स की भी आगे और डिविजन्स होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड जाति, ठीक है। इन रियलिटी देयर आर इननंबरेबल ऑक्यूपेशंस बेस्ड कास्ट ग्रुप्स कॉल जातीज, ठीक है। सो पहले क्या होता था कि लोगों को उनकी जाति देखकर ऑक्यूपेशन दी जाती थी। अगर तो कोई लोअर कास्ट है तो उसे लोअर कास्ट का काम दिया जाता था, अगर कोई हायर है तो उसको उस तरह का काम दिया जाता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज अंडरगॉन कंसिडरेबल चेंजेस ओवर द ईयर। तो इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, एंड जैसे कि एंडोगैमी and ritual avoidance of contact with the member of so lower caste were considered critical for maintaining purity by the social upper classes. So अभी भी चाहे ये बोलते हैं कि हमें कि इंडिया में प्रोग्रेस आ गई है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इतना भी नहीं हुआ है। अगर हम विलेजेस में जाके देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है आपके कास्ट को लेकर। अगर उन्हें पता चल जाए कि आप लोअर कास्ट हैं तो वो तो नॉर्मली आपसे बात भी नहीं करते, ठीक है। एंडोगैमी होती है मैरिज हम जब अपनी कास्ट में ही मैरिज करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोगैमी। एंड एक्सोगैमी मीन्स जो लव मैरिजेस होती हैं। तो यहाँ पे इनका कहने का मीनिंग ये है कि अब कास्ट सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है, एंड लोग अब एक्सोगैमी भी हो गया है शुरू, बट देन एज वेल दिस इज हैपनिंग इन सिटीज ओनली, इन दी अर्बन एरिया, नॉट इन दी रूरल एरिया। Now let's have a look on AR Desai's observation, ठीक है। So इनने urbanization पे अपनी observation दी है। Other social consequences of urbanization in India are commented upon by sociologist A.R. Desai as modern industries brought into beginning modern cities, honeycombed with cosmopolitan hotels, restaurants, theaters, trams, buses, railways. The modest hotels and restaurants cater for the worker and middle class cause crowded in cities with persons belonging to all castes and even creeds. So he said that कि industrialization अर्बनाइजेशन ने हमें ये जस्टिफाई किया ही नहीं है कि पर्टिकुलर एक प्लेस पे कि कौन कौन सी कास्ट का जो पर्सन है वो अवेलेबल है। जैसे कि हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हमें पता थोड़ी ना चलता है कि कौन कौन सी कास्ट के लोग वहाँ बैठे हैं, या कौन कौन सी कास्ट के लोग हम उसी होटल में रह रहे हैं, या रेलवे स्टेशन, बसेस, मेट्रोज में, ठीक है। इन ट्रेन्स एंड बसेस वन ओकेजनली रब्ड शोल्डर्स विद मेंबर्स ऑफ डेस्परेट क्लासेस। तो हमें नहीं पता होता कि जो बस या ट्रेन में हमारे साथ पर्सन खड़ा है वो जिसके साथ हमारा शोल्डर टच हो रहा है वो कौन सी क्लास का है, ठीक है। एंड ये इसलिए बताया गया है कि अर्बनाइजेशन अर्बन प्लेसेस में कोई मैटर ही नहीं करता है कि आपकी कास्ट क्या है, ठीक है। चाहे आप साथ में आपकी लोअर कास्ट बैठ जाए तो किसी को कोई इतनी बॉदरेशन नहीं होगी, बट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होती है, विलेजेस में ज्यादा होती है। मिल्स की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है इन्होंने कि मिल्स में भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है। लेट्स से मिल में कोई पर्टिकुलर पर्सन है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो जो मिल का ओनर होगा उस पर्सन को बोलेगा जाओ अपने जैसे और लेकर आ जाओ, तो वो क्या करेगा, अपनी कास्ट या अपने विलेज के पर्सनल्स को लेकर आएगा। तो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर मिल या फैक्ट्री में उस कास्ट के वर्कर्स या लेबरर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में उनका रूल ज्यादा होगा। सो दिस इज रिटन बाय, दिस इज सेड बाय परमार, ठीक है। परमार ने इसको ऑब्जर्व किया था। They will not even drink water from our hands and sometimes use abusive language. तो villages में क्या होता है कि जो लोअर कास्ट होते हैं उनके हाथ से तो पानी भी नहीं पिया जाता है, एंड उनको बहुत गलत बातें भी कही जाती हैं। दिस इज बिकॉज यू फील एंड बिलीव दे आर सुपीरियर। और ये वो लोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये लोअर क्लास है, ये पॉल्यूशन है, और अगर इसने मेरी किसी भी चीज को टच कर लिया है तो वो चीज पॉल्यूट हो गई है। नो मैटर हाउ वेल दे ड्रेस, they are not prepared to accept certain things. चाहे जितना मर्जी वो पढ़ लें, चाहे जितने मर्जी वो अच्छे ड्रेसेस पहन लें, बट वो वो अपर क्लास को नहीं मैच कर पाएंगे। आज भी इंडिया में रूरल एरियाज में तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती ही है, सिटीज में भी होती है किसी किसी पर्टिकुलर जगह पे। आपके घर में जो स्वीपर आता है, आई डोंट थिंक दैट हम सबके एक माइंडसेट्स बने होते हैं कि आई डोंट थिंक दैट यू विल शेयर अ ग्लास ऑफ वाटर विद हिम और हर। सो व्हाई, बिकॉज दिस इज अ थिंकिंग वी हैव बीन कैरिंग फ्रॉम अ चाइल्डहुड दैट
a person who is coming to our home for mugs and all, that person is impure, that person is polluted. क्यों? क्योंकि ये हमें सिखाया गया है, but that is wrong. ये चीज को हमें चेंज करना है, ठीक है. कास्ट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैव गेन्ड स्ट्रेंथ. जो कास्ट होती है वो एक तरह से हम उसे इट्स रिटन हियर, कास्ट एज इंटरेस्ट ग्रुप्स हैव गेन्ड स्ट्रेंथ. तो जो अपर कास्ट होते हैं उनको स्ट्रेंथ मिली होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, एंड वही होते हैं जो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. So students, we have done up to page number 32 and I have skimmed the chapter very well, and I guess I haven't bored you, and you'll understand the chapter. See, that is why I haven't read each and every line, so that you don't get bored. So listen the chapter very well, and you need not to make any other notes, as because the thing which is yellow marked, this is all you have to go. So I hope you'll understand whatever I want to make you understand. If you have any sort of problem, please do message me. Thank you so much.